औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी डॉक्टर वहीद हसन है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि हमने वैक्सीन कराई है किसी भी बीमारी की, मुंह खुर की या चौड़े मार की या गलघोटू की या किसी भी बीमारी की, छोटे जानवरों में एंटीरोटॉक्सिनिया, अंतड़ियों का जहर या और भी बहुत सारी बीमारियां, तो उनकी हमने वैक्सीन कराई है लेकिन इसके बावजूद भी वो बीमारी आ गई है। तो इसकी क्या वजह है, क्यों ये बीमारी आ जाती है वैक्सीन कराने के बावजूद, और जो है इसका क्या हल है कि हम वैक्सीन कराएँ और दोबारा वो बीमारी ना आए। तो शुरू करते हैं। बेसिकली यहाँ मैं सबसे पहले आपको वैक्सीन का बताऊँगा कि वैक्सीन की क्वालिटी भी इस पे अफ़ेक्ट कर सकती है। फिर अगली बात है कि जानवर की टाइप, जानवर की उम्र, जानवर का वज़न, जानवर का जो है वो इम्यूनिटी स्टेटस, और साथ जो है तमाम बातें इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आते हैं वैक्सीन की तरफ। वैक्सीन जो है, वैक्सीन बनाई जाती है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। मुख्तलिफ जो है वो सेल्स पर ग्रो करा के वो वैक्सीन बनाते हैं, जो एंटीजेंस, मैं एंटीजेंस की बात कर रहा हूँ। वैक्सीन जो है वो बनाते हैं। अब अगर तैयारी के दौरान अगर वैक्सीन जो है वो सही नहीं बनी, सही प्रोसेस नहीं हुई, तो ज़ाहिरी बात है वो फिर असर नहीं करेगी। अगली स्टेज आती है कि अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि वैक्सीन बिल्कुल सही बनी है, जिस जगह पे भी बनी है, चाहे इम्पोर्टेड है या लैब में, पाकिस्तान के लैब में बनी है जहाँ पे भी, तो वो उसकी अगली बात होती है कोल्ड चेन मेंटेन करना, क्योंकि जो है वैक्सीन को एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है। कुछ वैक्सीनों को फ्रीजिंग टेम्परेचर मतलब -20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। कुछ वैक्सीनों को जो है वो रूम टेम्परेचर चाहिए होता है। रूम टेम्परेचर वाली वाले वैसे वैक्सीनें अब बहुत कम रह गई हैं। ज़्यादातर जो वैक्सीनें हैं वो या फ्रिज वाली हैं या फ्रीज़र टेम्परेचर वाली। फ्रिज के मतलब 2 खाने होते हैं, एक निचला एक ऊपर ऊपर वाला। निचला है वो तकरीबन 14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, 14 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊपर वाले खाने का तकरीबन -20 या -10 या -14 इस दौरान वेरी करता है। मतलब ऊपर वाले खाने में बर्फ़ जमती है, नीचे वाला ठंडा होता है। तो वो बेसिकली इसी टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे रखनी चाहिए, कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए। अगर वैक्सीन की कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होगी तो डेफ़िनेटली वो फिर वैक्सीन का असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगली बात आती है कि कोल्ड चेन मेंटेन हुई हुई है लेकिन आप वैक्सीन आपने परचेज़ की है या आप गवर्नमेंट के अस्पताल से लेकर आए हैं, उसके बाद अगर आपने कोल्ड चेन मेंटेन नहीं की, तो वो भी स्टेज होती है जहाँ पे वैक्सीन का असर ख़त्म हो जाता है। फिर अगली स्टेज आती है कि जब आप वैक्सीन को लगाने लगते हैं, तो उस दौरान भी उसको प्रॉपर जो है वो कोल्ड चेन में रखना ज़रूरी है। ये पिछली वीडियो मैंने बनाई थी मुँह खुर की वैक्सीन, उसमें हम प्रॉपर्ली दिखा रहे थे कि किस तरह आप कोल्ड चेन जो पैक्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं या बर्फ़ में रख सकते हैं जानवर में इंजेक्ट करने तक। तो अगर वो प्रॉपर्ली आप एहतियातें करेंगे तो आपकी वैक्सीन जो है वो उसका असर अच्छा होगा। ये तो हो गई वैक्सीन की बात। कि अगली बात अब आती है कि जानवर को डोज़ कितनी लगानी है। हर वैक्सीन की अपनी डोज़ होती है, किसी की 1 एमएल, किसी की 2 एमएल, किसी की 3 एमएल या 5 एमएल। तो जितनी डोज़ लिखी होती है उतनी ही लगाएँ। अगर आप उसे कम लगाएँगे तो जितना एंटीजन टाइटर चाहिए होता है जानवर को, उतना नहीं मिलेगा, तो उस लेवल की फिर वैक्सीन नहीं बन पाएगी और उसका असर नहीं होगा। इससे अगली बात आती है कि जानवर का जो आप वैक्सीन लगा रहे हैं उसका प्रॉपर रूट हो। मतलब कुछ ज़ेरे जेल लगती हैं, कुछ गोश्त में लगती हैं। ज़्यादातर ज़ेरे जेल लगती हैं। अगर आप ज़ेरे जेल वाली गोश्त में लगाएँगे तो वो रिएक्शन करेगी, जानवर की सेहत उल्टा डाउन होगी, उसे एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर गोश्त वाली आप ज़ेरे जेल लगाएँगे तो वो भी डेफ़िनेटली जो है वो अपना फिर उतना असर नहीं करेगी। तो मेरे चैनल पर बड़े जानवरों और छोटे जानवरों की वैक्सीन का शेड्यूल दिया हुआ है, तो वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। यूट्यूब सर्च में आप लिखेंगे डॉक्टर वहीद एहसन वैक्सीन शेड्यूल, तो उसमें वो वीडियो आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये अब मैंने आपको वैक्सीन और इसकी डोजेज के बारे में बता दिया, कोल्ड चेन के बारे में बता दिया। अगली चीज़ है जानवर के इम्यूनिटी स्टेटस के बारे में। अगर जानवर जो है वो हेल्दी है, सेहतमंद है, तो उसमें इम्यूनिटी जल्दी बनेगी। अगर आपने ऑलरेडी जानवर को खुराक पूरी नहीं दी हुई, खुराक में उसकी कमी है या एनवायरनमेंट का स्ट्रेस है, शदीद गर्मी है, तो उसमें भी जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो उल्टा डाउन होती है और जानवर बजाय सेहतमंद होने के उल्टा जो है वो ख़राबी की तरफ जा सकता है। इससे अगली स्टेज होती है एक और अहम बात जो काफ़ी दोस्तों को नहीं पता। वैक्सीन में जो जो भी मतलब बीमारी है, किसी भी डिज़ीज़, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं, उनमें चंद एक ऐसी हैं जिनमें बहुत सारी स्ट्रेन्स काम करती हैं और वैक्सीन में स्ट्रेन्स मेंशन होती हैं कि मतलब किस में समझ लें। मिसाल के तौर पे मुँह खुर की अगर मैं बात करूँ तो उसकी 6 स्ट्रेन्स हैं, 6 किस्में हैं, 6 किस्म के वायरसेस होते हैं। वो तमाम के तमाम मतलब ये 6 के 6 जो हैं वो बीमारी पैदा करते हैं।
तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वैक्सीन जो आप करवा रहे हैं ख़ास तौर पे इम्पोर्टेड, अगर आपके जानवर को किसी एक ऐसे स्ट्रेन की वजह से मुँह खुर हुआ है जो उस वैक्सीन में नहीं है, तो डेफ़िनेटली वो फिर वैक्सीन काम नहीं करेगी और आपके जानवर को मुँह खुर वैक्सीन करने के बावजूद भी आ जाएगी। पाकिस्तान में ज़्यादातर पाई जाती हैं एओ और एशिया वन, ये 3 स्ट्रेन्स पाई जाती हैं। तो ज़्यादातर ये हैं, बाकी कुछ दूसरी भी मतलब जो हैं स्ट्रेन वो भी आ सकती हैं, सेट 1 सेट 2 एशिया वन। तो ये मतलब अगर इनकी अगर आप एहतियात करेंगे, स्ट्रेन्स के मुताबिक अगर आप चलेंगे, तो फिर आपके जानवर को पूरी इम्यूनिटी मिलेगी। उसका तरीका तो वैसे गवर्नमेंट एजेंसीज़ करती हैं कि सैम्पलिंग करती हैं। जो भी जिस जानवर को मुँह खुर हुआ है, उसको सैंपल करके उसके सैंपल अज़ा के लेकर या ब्लड सैंपल, तो उसे चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन-सी स्ट्रेन मौजूद है एफएमडी की, फुट एंड माउथ डिज़ीज़ की। तो ये चीज़ें भी हैं, वेरी करती हैं। अक्सर जो है प्रॉब्लम इसी वजह से आता है मुँह खुर में ख़ास तौर पे कि जो फार्मर्स हैं वो इम्पोर्टेड वैक्सीन कराते हैं। अब इम्पोर्टेड वैक्सीन अक्सर फिर वो होती हैं जो बाहर के मुल्कों में मतलब मुँह खुर की और स्ट्रेन्स हैं, पाकिस्तान में और है। तो वो इस वजह से डिफरेंशिएशन पैदा होती है और जानवर जो है वो फिर इम्यूनिटी की तरफ नहीं जाता। तो इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। अगली चीज़ आती है जी कि हर जो बीमारी है उसका एक शेड्यूल होता है वैक्सीन करने का। तो अगर आपने प्रॉपर टाइम पे वैक्सीन नहीं कराई, तो वो डेफ़िनेटली जो है वो फिर उसका जो इम्यूनिटी का एक ड्यूरेशन होता है, वो गुज़र जाता है। तो उसके बाद वो फिर वैक्सीन मतलब बीमारी उसके बाद अगर आए तो वो डेफ़िनेटली वो फिर वैक्सीन असर नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे जो फुट एंड माउथ डिज़ीज़ मुँह खुर की बीमारी है, इसकी वैक्सीन जो है वो तकरीबन दिसंबर में करते हैं। अक्टूबर में या दिसंबर से पहले-पहले वैक्सीन करते हैं, ताकि जो है जब जनवरी में बीमारी आए तो ऑलरेडी जानवर इम्यून हो। अगर आपने अक्टूबर से दिसंबर से अक्टूबर में वैक्सीन नहीं कराई, दिसंबर से मतलब पहले-पहले, तो डेफ़िनेटली जनवरी में वो फिर उसका आउटब्रेक होगा और फिर जो है मसला हल नहीं होगा। या फिर ये होता है कि आपने दिसंबर में वैक्सीन की और फिर जून-जुलाई में एक दफ़ा फिर हमला होता है, जुलाई के बाद, जुलाई-अगस्त में, जून, जुलाई, अगस्त इस दौरान हमला हो सकता है। तो अगर उस दौरान ज़ाहिर-सी बात है 6 महीने का ड्यूरेशन होता है एफएमडी वैक्सीन का, अक्सर जो वैक्सीन है, किसी की साल ड्यूरेशन होती है, किसी की 6 महीने। अगर 6 महीने है तो डेफ़िनेटली वो फिर उसका जो है वो वैक्सीन का जो है वो असर नहीं होगा। और अगली बात जो आती है वो ये है कि जब एक दफ़ा बीमारी आ गई है तो उस वक़्त अगर आप वैक्सीन करेंगे, तो एंटीजेनिक वैक्सीन के लिए कम से कम जो है वो 15 दिन चाहिए होते हैं उस वैक्सीन को असर करने के। मतलब आज अगर आपने वैक्सीन की है, 2-3 दिनों बाद अगर मुँह खुर आ गया, तो वो वैक्सीन की वजह से नहीं आया, वो ऑलरेडी जो आपके किसी और जानवर को बीमारी थी, तो उस वजह से जो है वो उस जानवर को लग गई है। तो वो वैक्सीन, अगर वैक्सीन आपने लगाई है और प्रॉपर्ली उसके तमाम प्रोटोकॉल्स फ़ॉलो किए हैं, तो वो आपको उसका जो असर है वो 15 दिन बाद नज़र आएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर कोई आपके ज़हन में सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे मेरे रब्ता कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।